आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति, जिसे अर्धसैनिक बल कहा जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा की द्वितीय पंक्ति या अर्धसैनिक बलों का संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ये है आप लोगों का अगला अध्याय। मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों से कहेंगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। देखिए, भारत की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों का महत्व किसी भी प्रकार सशस्त्र सेनाओं से कम नहीं है। यह अर्धसैनिक बल एक प्रकार से बहुउद्देशीय कार्यों में प्रयोग किए जाते हैं। आंतरिक सुरक्षा से लेकर भारतीय सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व भी अर्धसैनिक बलों पर होता है। यह एक प्रकार से भारत की सुरक्षा की द्वितीय रक्षा पंक्ति की भूमिका निभाते हैं। भारत की द्वितीय रक्षा पंक्ति या अर्धसैनिक बल, अर्धसैनिक शक्ति में निम्न बलों को शामिल किया गया है। ठीक है, अर्धसैनिक बल खास करके आप देखते हैं, खास करके जो केंद्रीय बल होते हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों की रक्षा करते हैं। ठीक है, बॉर्डर की रक्षा करते हैं, बॉर्डर पे हर समय लगे रहते हैं। भाई, हमारी रेगुलर आर्मी जो है वो तो सिर्फ युद्ध के समय कार्य करेगी, लेकिन जो हर समय सीमाओं की निगरानी करना, रिजर्व के रूप में सीआरपीएफ, बीएसएफ या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी चीन की सीमा पे लगी है। ठीक है, एसएसबी हो गया, उधर जो है कि असम राइफल्स हो गया जो खास करके म्यांमार वगैरह की सीमा पे लगी हुई है। तो ये सब अर्धसैनिक बलों की श्रेणी में आते हैं। इसमें सीआईएसएफ भी है जो अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहते हैं। ठीक है, तो कई प्रकार के बल हैं जिनका हम संक्षिप्त अध्ययन आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, इसमें जो पहला है वो है प्रादेशिक सेना। ये खास करके सेना का ही एक अंग माना जाता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों की ही श्रेणी में रखा गया है इसको। ठीक है, इसे टीए बटालियन या टेरिटोरियल आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टेरिटोरियल आर्मी या टीए बटालियन, खास करके आप लोग पढ़े होंगे ना, जो है कि अस्थायी रूप से सेना में भर्ती की जाती है, जिनकी ड्यूटी मात्र 1 से 2 महीने 6 महीने होती है। हालांकि अब ये पहली वाली बातें पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन अब ऐसे सैनिकों को लगातार ड्यूटी मिलती है। ठीक है, अब ये जो है भारत में अंग्रेज़ों के समय से ही प्रादेशिक सेना का प्रयोग किया जाने लगा था। भारत में सन 1920 में ही भारतीय प्रादेशिक सेना एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद से ही भारत में प्रादेशिक सैन्य बल की स्थापना हो गई थी और आज भी ये सैनिक भर्ती प्रथा चल रही है। ठीक है, ये हालांकि आप लोग जानते होंगे, कभी कभी ये डायरेक्ट पहले खुली भर्ती होती थी, शायद टीए बटालियन की इस समय तो सुनाई नहीं दे रहा है, जब से अग्निवीरों की भर्ती शुरू हो गई। अब देखिए इसको क्या स्थान देते हैं जो है भर्ती में। ठीक है, सन 1952 में इस सैन्य व्यवस्था में संशोधन करके इसमें यह व्यवस्था लागू कर दी गई कि प्रादेशिक सेना में भर्ती सैनिक देश के अंदर सैन्य सेवा हेतु कहीं भी और कहीं भी बुलाए जा सकते हैं। सीमाओं के बाहर की सुरक्षा हेतु अधिक उत्तरदायित्व इन पर नहीं होगा। इस सेना के गठन का मूल उद्देश्य राष्ट्र की सुरक्षा में विशेष रुचि रखने वाले स्वस्थ नागरिकों को उनके मूल व्यवसाय को बाधित किए बिना सैन्य प्रशिक्षण देकर राष्ट्र सेवा का अवसर देना है। कहने का मतलब, इनको जब जरूरत पड़ेगी सेना में बुला लिया जाएगा, जितने समय कार्य करेंगे उतने समय इनको जो है वेतन दिया जाएगा। बाकी सारी व्यवस्थाएं, छुट्टियां वगैरह जब तक ये रहेंगे तब तक इनको रेगुलर आर्मी की समान दी जाएगी। ठीक है, तो इनको जो है जो व्यवसाय अपना करते हैं घर पे वो अपना करेंगे, लेकिन ट्रेनिंग देकर इनको छोड़ दिया जाता है, ज़रूरत पड़ने पर इनको बुला लिया जाता है। एक प्रकार से रिजर्व जैसी स्थिति तैयार कर दी जाती है। ठीक है, चलिए, हालांकि इन सबको जो है शुरुआत में यही था कि जब तक दिन ड्यूटी करेंगे उतने दिन का पैसा मिलेगा। बात सही भी है फिलहाल, लेकिन बाद में जो है इनको रेगुलर तो नहीं किया गया एकदम से, लेकिन सारी सुविधाएँ सेना के समान है। लेकिन और जो है बाकी इनको अब ड्यूटी में लगातार ड्यूटी मिल रही है। कभी ये टीए बटालियन का जवान अपने घर नहीं भेजा जा रहा है इस समय, बाकी लगातार इन सबको ड्यूटी मिल रही है। ठीक है, यह सेना पूर्ण रूप से प्रशिक्षित होती है, जो कि आंतरिक सुरक्षा में अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के समान सहयोग प्रदान करती है। भाई, अब ट्रेंड फौज की तरह है तो सारी व्यवस्था सहयोग भी उसी के समान ही होगा। युद्ध काल में सामरिक ठिकानों की सुरक्षा, हवाई हमलों से बचाव के अतिरिक्त तटीय सुरक्षा का दायित्व भी यही सेना निभाती है। इन्हीं उपरोक्त कारणों से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त इस सेना को रक्षा की द्वितीय पंक्ति की संज्ञा दी जाती है। इनका जो कार्य होता है, कार्य हम देख सकते हैं इनका, चूँकि संक्षिप्त अध्ययन ही हमको करना है, तो इनके जो है खास करके इनके सामान्य सी बातें, इनके बारे में सामान्य परिचय प्लस इनके कार्य। ठीक है,
आवश्यकता अनुसार आंतरिक सुरक्षा प्रदान करना, नागरिक प्रशासन को सहयोग देना, देश की सीमाओं के अंदर कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सेवा प्रदान करना, विमान भेदी दस्तों की व्यवस्था करना, आवश्यकता पड़ने पर नियमित सेना के लिए सैन्य दस्तों की व्यवस्था करना, देश के महत्वपूर्ण सैनिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की निगरानी करना, हवाई तथा समुद्री आक्रमण के समय रक्षात्मक कार्य करना। 1962 के बाद यह व्यवस्था लागू की गई कि विशेष अवस्था में भारत सरकार के आदेश पर भारत की सीमाओं के बाहर भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो मित्रों ये हो गया आपका टीए बटालियन। आगे हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेंगे। प्रादेशिक सेना या टीए बटालियन का संगठन, इनका संगठन 2 यूनिटों के अंतर्गत किया जाता है। पहला नंबर प्रांतीय और दूसरा नंबर नगरीय। ठीक है, प्रांतीय यूनिटों में संपूर्ण क्षेत्र के निवासी भर्ती किए जाते हैं, लेकिन नगरीय यूनिटों में केवल उन्हीं नगरों के लोग भर्ती किए जाते हैं जहां यूनिटें स्थित होती हैं। और प्रादेशिक सेना में सभी प्रकार के अंगों, तोपखाना, पैदल सेना, इंजीनियरिंग कोर जिसमें रेलवे वगैरह जो है, बंदरगाह, पोत निर्माण स्थान तथा आंतरिक जल परिवहन आदि की यूनिटें शामिल होती हैं। सिग्नल कोर में डाक तार सेवाएं, मेडिकल कोर, इलेक्ट्रॉनिक तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर की भी यूनिटें शामिल होती हैं। सामान्य सैनिकों की आयु सीमा 18 से 35 वर्ष होती है, यानी वह जवान भर्ती हो सकता है जो 18 वर्ष के ऊपर और 35 वर्ष से कम होता है। टेक्निकल यूनिटों में आयु अधिकतम सीमा 40 से 45 वर्ष होती है। प्रांतीय यूनिटों में सैनिक 2 माह का वार्षिक प्रशिक्षण प्राप्त करता है और नगरीय यूनिट में सैनिक न्यूनतम 144 घंटे तथा अधिकतम 240 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करता है, जिसमें 8 से 14 दिन का कैंप भी शामिल होता है। इन्हें सारी सुविधाएं, वेतन, भत्ता, राशन, मेडिकल आदि नियमित सेना के समान ही मिलती है। इन्हें भी सैनिक वीरता पदक, मेडल एवं विशेष परिस्थितियों का मतलब होता है सेवा जो 15 वर्ष की पूरी कर ली हो लेकिन विशेष 15-20 साल पूरी ना की हो, इन सबको पेंशन भी प्रदान की जाती है। अब मित्रों ये पहले की व्यवस्था थी, लेकिन उसका आज की व्यवस्था जो अग्निवीरों की स्थिति है, अग्निवीर भर्ती पहले तो होती नहीं थी, पहले रेगुलर आर्मी की भर्ती होती थी, लेकिन अब अग्निवीर की भर्ती होने लगी है। अब जो है अब जो है गवर्नमेंट इनके लिए क्या प्रावधान लागू करती है, इनको रखेगी या इनकी भर्ती व्यवस्था में कोई परिवर्तन करती है, ये आगे आने वाले समय पर निर्भर करता है। ठीक है, और दूसरा है नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी जिसे हम लोग बोलते हैं। खास करके आप लोग देखे होंगे इंटरमीडिएट के बच्चे, जब आप लोग इंटर में रहे होंगे तब भी आप लोग जो है एनसीसी के बहुत से बच्चे किए होंगे। अब बहुत से बच्चे बाद में डिग्री सेक्शन में आने के बाद डिग्री कॉलेजों में एनसीसी करते हैं। ठीक है, जिसमें एबीसी प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। चलिए इसका परिचय हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ये DG एनसीसी RK पुरम नई दिल्ली में है। ये पूरा पता है मुख्यालय का मित्रों। इनके जो संस्थापक एवं अध्यक्ष थे उस समय वो थे हृदयनाथ कुंजरू। संस्थापक अध्यक्ष कह सकते हैं, संस्थापक यानी इसका स्थापना भी किया इन्होंने और प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी का गठन, समिति का गठन जो हुआ था वो 15 जुलाई 1946 को हुआ था। इसका आदर्श वाक्य जो है एकता और अनुशासन। कैडेट संख्या लगभग संपूर्ण भारत में 13 लाख की संख्या होगी। नियंत्रण जो है इसका रक्षा मंत्रालय करता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अधीन इसका गठन किया गया है या रक्षा मंत्रालय के द्वारा ये नियंत्रित की जाती है। इसका उद्देश्य जो है, उद्देश्य क्या होता है आप देख सकते हैं। किशोर बालक एवं बालिकाओं में भ्रातृत्व भावना, यानी एक प्रकार से राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र में भाईचारे की भावना जिसे कहते हैं वही चीज़, भ्रातृत्व भावना, सेवा भाव एवं नेतृत्व की भावना को विकसित करना। विद्यार्थियों में सशस्त्र सेनाओं एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि का विकास करना। विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना। विद्यार्थियों में उच्च अनुशासन, कर्तव्य परायणता एवं देश प्रेम की भावना का समुचित विकास करके राष्ट्र हित में उनकी भूमिका को निर्धारित करना। ठीक है, संकट काल में समय के अभाव के कारण शीघ्र प्रयोग हेतु सैनिकों एवं अधिकारियों का एक रिजर्व तैयार करना। इसका मतलब यही है मित्रों कि मान लीजिए अगर आवश्यकता पड़ी, विशेष परिस्थितियों में ज़्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ी, तो कम से कम एनसीसी जो बच्चे किए रहेंगे इनको चूँकि एक प्रकार से सैनिक ट्रेनिंग भी दी जा चुकी होती है, तो ज़रूरत पड़ने पर इनको जो है तुरंत भर्ती करके तुरंत इनका प्रयोग किया जा सकता है बिना ट्रेनिंग के, क्योंकि लड़ाई के समय में ज़रूरत पड़ने पर हो सकता है ट्रेनिंग का समय ना मिले।
तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से इन सबको ट्रेंड करके एक रिजर्व आर्मी के रूप में जो है इन सबको रखा जा रहा है फिलहाल। ज़रूरत पड़ने पर इनको आराम से एमसीसी सीधे जो है वैकेंसी निकलेगी, जो बच्चे एमसीसी किए हों उन सब तुरंत आए और वो भर्ती हो जाएं देश सेवा के लिए, तो तुरंत वो भर्ती होंगे। इनको ट्रेनिंग नहीं देना होगा, केवल जो है इनका डायरेक्ट भर्ती कीजिए और प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसीलिए एक प्रकार से इनको एक रिजर्व आर्मी के रूप में इनको तैयार कर दिया जाता है। राष्ट्र के अंदर मुफ्त में ही एक ऐसी प्रशिक्षित सेना तैयार करना जिनको किसी भी समय तुरंत भर्ती करके प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। चलिए इसको हम पार्ट में हम थोड़ा सा संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। एनसीसी का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है। इसका पद मेजर जनरल का होता है। डायरेक्टर जनरल के बाद का अधिकारी जो होता है वो डिप्टी डायरेक्टर जनरल होता है, जो कि ब्रिगेडियर रैंक का होता है। और उपरोक्त पदों के नीचे मुख्यालय में 4 सहायक डायरेक्टर होते हैं। ये मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट पद के अधिकारी होते हैं जो डायरेक्टर जनरल का सहयोग करते हैं। भारत में एनसीसी को 16 निदेशालयों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक निदेशालय में एक निदेशक जिसे डायरेक्टर कहा जाता है और जिसका पद ब्रिगेडियर के समकक्ष होता है। और इसी मुख्यालय के अंतर्गत कई ग्रुप होते हैं और एक ग्रुप में कई बटालियनें होती हैं। बटालियन जो है जो कि कई कंपनी में तथा कंपनी कई प्लाटूनों में विभाजित होती है, ठीक है। इसका मतलब ग्रुप जो होता है, ग्रुप में कई बटालियन, बटालियन में कई कंपनी और कई और कंपनी में कई प्लाटूनें होती हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्रुप हेडक्वार्टर के अधीन होता है जिसका कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। जो हमारे देश में लगभग 113 ग्रुप हेडक्वार्टर्स हैं। ब्रिगेडियर पद का अधिकारी एनसीसी इंस्पेक्टर के रूप में कार्य करते हैं। केंद्र एवं राज्य दोनों एनसीसी पर हुए व्यय की जांच करते हैं, ठीक है। कौन करता है? ब्रिगेडियर पद का अधिकारी, ठीक। डिवीज़न जो है एनसीसी एक्ट 1948 के अनुसार एनसीसी के कुल 3 डिवीज़न हैं। इसमें आप देख सकते हैं सीनियर डिवीज़न हो गया, जूनियर डिवीज़न हो गया और एक है गर्ल्स डिवीज़न, लड़कियों का डिवीज़न, ठीक है। सीनियर डिवीज़न में उन विद्यार्थियों को शामिल किया गया है जो महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत हों। इनकी आयु 26 वर्ष से अधिक नहीं होती। इस डिवीज़न का उद्देश्य अनुशासन तथा नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए सेना हेतु आरक्षित सैन्य अधिकारियों का निर्माण करना होता है, ठीक है। और जूनियर डिवीज़न जो होते हैं इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जाता है। इसमें 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष 6 माह तक की आयु के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है, ठीक है। इसे अलग अलग आर्मी, नेवी, एयर विंग में बांटा गया है जिसका उद्देश्य तीनों सेनाओं हेतु कैडेटों को तैयार करना होता है। तो यहाँ मित्रों जूनियर और सीनियर डिवीज़न का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जो डिग्री कॉलेज यानी जो इंटर तक जो एमसीसी बच्चे करते हैं वे बच्चे जूनियर डिवीज़न में होते हैं, जो डिग्री कॉलेजों में करते हैं वो सीनियर डिवीज़न में होते हैं, ठीक है। अगला है गर्ल्स डिवीज़न, लड़कियों का डिवीज़न। इसमें लड़कियों को आत्मरक्षा, व्यक्तित्व विकास, शारीरिक विकास, राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व, कर्तव्य का निर्वाह आदि का प्रशिक्षण देने के लिए गर्ल्स डिवीज़न का संगठन किया गया है। इस डिवीज़न को भी 2 विंगों में विभाजित किया गया है। सीनियर विंग, इसमें विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की छात्राओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। और सीनियर विंग के छात्राओं को शारीरिक प्रशिक्षण, नागरिकता मानचित्र संबंधी जानकारी, सिग्नल ट्रेनिंग, सफाई, प्राथमिक चिकित्सा, नर्सिंग की ट्रेनिंग आदि दी जाती है। और कुछ विशेष चुनी हुई छात्राओं को शस्त्रों की जानकारी, पिस्टल शूटिंग का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और जूनियर विंग में इसमें हाई स्कूल स्तर, स्कूल एवं हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की छात्राओं को शामिल किया जाता है। तो मित्रों जूनियर सीनियर का मतलब वही है, सीनियर डिग्री स्तर पे और जूनियर इंटरमीडिएट स्तर पे, ठीक है। अगला जो अर्धसैनिक बल है वो है सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका परिचय, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका प्रारंभिक नाम है विशेष सेवा ब्यूरो। इसके जनक एवं प्रथम निदेशक थे KF रुस्तम जी। कच्छ विवाद एवं पाक घुसपैठ को मद्देनजर रखते हुए इसकी स्थापना की गई, क्योंकि मित्रों कच्छ विवाद और पाकिस्तान की घुसपैठ, कच्छ विवाद 1965 की ही देन है। 1965 की कच्छ विवाद को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन जो है नियंत्रित रहता है। इसका आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य।
और वर्तमान समय में इनकी कुल बटालियनें लगभग 192 हैं और कुल जवानों की संख्या लगभग 2,70,363 है। जवानों की संख्या मित्रों घटती बढ़ती रहती है, इसमें आप लोग कभी कन्फर्म मत होइएगा, एकदम से एक कोई निश्चित एक्यूरेट संख्या नहीं है, इसलिए कि हमेशा गिनती होती नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज गणना करके तुरंत ही हमने लिख दिया है, ये किसी समय की गणना है जो कि लगभग, तो इसलिए लगभग में लिखा जाता है। ठीक है भाई, 2,70,000 हमने लिख दिया है तो 3 लाख हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि 10 लाख हो जाएंगे। ठीक है, इनको जो सुविधाएं होती हैं 50 से अधिक इनके पास शिप या नौकाएं हैं, लगभग 24 हवाई जहाज हैं और कुत्ते, ऊँट, घोड़े वगैरह ये भी इनके साथ में हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो है बीएसएफ का पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाएं हैं। ठीक है, कार्यरत कार्य एवं उद्देश्य इनका क्या है, शांति काल में ये क्या कार्य करते हैं और युद्ध काल में क्या कार्य करते हैं, ये भी हम लोग देख लेते हैं। शांति काल में ये सीमा क्षेत्र के आसपास रहने वाले नागरिकों को सुरक्षा का प्रशिक्षण देते हैं और सीमा के अंदर होने वाले अपराधों को रोकते हैं। भारत की सीमा में होने वाले अवैध घुसपैठ के प्रयास को रोकते हैं। अवैध रूप से सीमा पार जाने वाले लोगों को भी रोकते हैं। तस्करी एवं गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जाता है, रोकने का कार्य करते हैं। सीमा तथा सीमा के अंदरूनी क्षेत्रों की सुरक्षा मोर्चों की देखभाल भी बीएसएफ के जवान ही करते हैं। ठीक है, आगे युद्ध काल में क्या करते हैं, ये कम खतरे वाले स्थानों को अपने नियंत्रण में रखते हैं, राष्ट्र के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं, शरणार्थियों को नियंत्रित रखते हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने का प्रयास करते हैं। यानी निर्दिष्ट का मतलब जिन क्षेत्रों पर निर्देश दिया गया हो कि इन क्षेत्रों में कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, तो उन क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने का प्रयास ये जवान करते हैं युद्ध के समय। सीमा पार छापामार या गुरिल्ला कार्यवाही भी करते हैं। जरूरत पड़ने पर शत्रु की सीमा के अंदर घुसकर खुफिया जानकारी प्राप्त करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में सेना के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करना इनका कार्य होता है। दुश्मन की अनियमित ताकतों के विरुद्ध सीमित आक्रामक कार्यवाही करना इनका कार्य होता है। और बीएसएफ के जवान सीमा पर सैनिक और पुलिस दोनों की भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, यानी सैनिक भी होते हैं और पुलिस की भी भूमिका अदा करते हैं। आगे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे हम लोग कहते हैं सीआरपीएफ, इसका परिचय, इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में स्थापित की गई थी। इसका गठन नीमच यानी मध्य प्रदेश में किया गया था। 1949 के पहले तक इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में जाना जाता था। 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम लागू होने पर इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नाम से जाना जाने लगा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नियंत्रण इसका ये भी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और वर्तमान समय में लगभग 246 बटालियन तथा कई अन्य प्रतिष्ठान मौजूद हैं। ये भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, संविधान को सर्वोपरि बनाए रखते हुए प्रभावपूर्ण एवं दक्षतापूर्ण तरीके से कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं आंतरिक व्यवस्था को कायम रखने में सरकार का सहयोग करना। अगला है राष्ट्रीय अखंडता, सामाजिक सौहार्द एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करना। आकस्मिक आपत्ति के आ जाने पर तत्काल कार्यवाही एवं थल सेना को सक्रिय सहयोग प्रदान करना। सेना और पुलिस दोनों बलों की भूमिका का यह निर्वाह करता है। इसका संगठन जो है कुल 246 बटालियनों में संगठित है, जिसमें निम्न इकाइयाँ इस प्रकार हैं, जिसमें 203 जीडी बटालियन है, 5 वीआईपी सुरक्षा बटालियन है, 6 महिला बटालियन है, 15 आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स बटालियन है, 10 कोबरा बटालियन है, वही कोबरा मित्रों जिसे क्या बोलते हैं, कोबरा कमांडो जिसे कहा जाता है, कोबरा बटालियन है, 5 बेतार यानी वायरलेस बटालियन है, 1 विशेष ड्यूटी ग्रुप है, 1 संसदीय ड्यूटी ग्रुप है। कुछ अन्य सीआरपीएफ संस्थान इस प्रकार हैं जैसे 43 ग्रुप केंद्र एवं 22 प्रशिक्षण संस्थान, 3 CWF, 7 AWF, 3 FWF और 4 संयुक्त अस्पताल, खास करके अस्पतालों में 4 जो है जिसमें 100 बिस्तर हैं और 18 संयुक्त अस्पताल 50 बिस्तर वाले हैं, जिसमें प्रत्येक में 50 बिस्तर हैं और 6 फील्ड अस्पताल हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो इस प्रकार होता है, केंद्र सरकार को सहयोग प्रदान करना,
थल सेना के कार्यभार को कम करने में फकरी सहयोग प्रदान करना, राज्य तथा केंद्र सरकार को आपातकाल में सहयोग एवं संरक्षण प्रदान करना, महत्वपूर्ण स्थलों एवं संस्थानों की देखभाल करना, राष्ट्र के अंदर होने वाले असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाना, देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग देना या सहयोग करना, अचानक एवं आकस्मिक सेवाओं के लिए निरंतर सजग रहना, राष्ट्र के सामरिक महत्व के क्षेत्रों की निगरानी करना, राष्ट्र विरोधी गुटों का पता करके उन्हें गिरफ्तार करना, केंद्र सरकार के आदेश पर नागरिक प्रशासन को सहयोग प्रदान करना, पड़ोसी राज्यों से लगे हुए राज्यों में हो रहे असंवैधानिक कार्यों पर रोक लगाना, सीमावर्ती राज्यों में निरंतर चौकसी बनाए रखना, राष्ट्र के आंतरिक और बाह्य आपदाओं के समय अपनी तीव्र सेवाएं सरकार को देना, विशेष परिस्थितियों में राज्य के अंदर पुलिस की भूमिका का निर्वाह करना, बाह्य सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहना मित्रों थोड़ा सा गलत छप गया है, तैयार रहना मान लीजिए, ठीक है। थल सेना के लिए रिजर्व सेना का कार्य करना, राष्ट्र के अंदर के अपराधियों को सीमा पार भागने से रोकना। मित्रों ये हो गया जो है अर्धसैनिक बलों का आधा भाग, कुछ भाग, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब इसको हम यहीं पर अगला भाग हम बना देंगे। तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, खुद भी कीजिए, मित्रों से भी करा दीजिए, ठीक है। चलिए।